आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति के पहले जो कार्य हैं, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन। हालांकि अपने आप में राष्ट्रपति का पद अनोखा है भारत में, इसकी सब अलग से विशेष प्रक्रियाएं हैं। उन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग समझेंगे, क्योंकि भारत में जानते हैं आप, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली हम लोगों ने ब्रिटेन में 200 वर्षों तक भारत में शासन किया है। भारत के लिए देखिए नियम कानून बनाए हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित हमारे देश में अच्छा खासा अनुभव था, 200 वर्षों का अनुभव था। इसीलिए भारत जब आज़ाद हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ तो हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक, दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं, जिनके नाम से संपूर्ण देश का शासन चलाया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। इसी तरह राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है राज्यपाल। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद को कहते हैं। प्रधानमंत्री। उस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है और 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले नंबर पे होते कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री। दूसरे नंबर पे राज्य मंत्री और तीसरे नंबर पे उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री भी होते हैं। लेकिन इन मंत्रियों का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। इन मंत्रियों का लीडर। तो जो वास्तविक शक्तियां हैं संविधान की, वो वास्तव में उनका प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। आप जानते हैं अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है कि भारत देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है 52, जिसमें कहा गया कि भारतीय संघ के लिए एक राष्ट्रपति होगा और यही राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। फिर बताएंगे इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53। साथ ही इसी में कहा गया है 53(1) है पुस्तक में A1। इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ मंत्री के माध्यम से करेगा। साथ ही 53 और पुस्तक में 2 में बताया गया कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई? अनुच्छेद 58। एक हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पहले अनुच्छेद 52 में बताइए राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। अनुच्छेद 53 में 54 बताइए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यता। और 59 में राष्ट्रपति की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। 60 शपथ से संबंधित। और 61 में महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अर्थात जिसे कहते हैं महाभियोग, इसका उल्लेख किया गया। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं बताई गई। राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता बताएं। वह भारत का नागरिक हो।
भारत का नागरिक हूँ। दूसरी योग्यता मैं 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ। न्यूनतम आयु बताई गई है 35 वर्ष। तीसरी योग्यता पागल या दिवालिया ना हो। चौथी योग्यता किसी लाभ के पद पर ना हो। पांचवी योग्यता लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। सदस्य होना नहीं चाहिए, ये संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना ही लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना है तो कम से कम कितने प्रस्तावक और कितने समर्थक होने चाहिए? 50 समर्थक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए। न्यूनतम जमानत राशि भी रखी गई है 15,000 रुपए। लेकिन यदि एक छठवें हिस्सा यदि वोट कर नहीं पाता है राष्ट्रपति 1/6 भाग, तो उसकी जमानत जब्त भी हो सकती है। और 1/6 हिस्सा हर चुनाव के लिए रखा गया है। यदि कोई उम्मीदवार 1/6 से कम यदि वोट पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाए। और अक्सर जमानत तब जब्त होती है जब एक साथ बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में होते हैं। तब एक योग्यता बताई गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। गए हैं राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति जिस संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगा तब ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तब राष्ट्रपति पर संसद में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है, किसी कारण से त्याग पत्र देने से या मृत्यु हो जाने से या किसी कारण से, तो बताएंगे कि कितने माह के अंदर राष्ट्रपति का पद 6 माह भर लिया जाएगा, नए चुनाव हो जाएंगे। 6 माह के अंदर चुनाव हो जाएंगे। लेकिन संविधान में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 62 में, यदि राष्ट्रपति जब पद में रहेंगे तो पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। 6 माह का इंतजार नहीं करते हैं। वो जो नया व्यक्ति राष्ट्रपति है उसके पद में रहते ही लास्ट ईयर में चुनाव हो जाते हैं, पहले ही चुनाव संपन्न करवा लिया जाता है। लेकिन यदि किसी कारण से मृत्यु हो गई, त्याग पत्र है, महाभियोग है या किसी कारण से पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ इसके अपवाद बताए गए कि ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है और मंत्री है। संघ का मंत्री हो चाहे राज्य का मंत्री हो, यदि इन पदों पे हैं तो इन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और लाभ का पद आप लोग जानते हैं कौन से पद कहलाते हैं? लाभ के पद सरकारी नौकरी। यदि सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकार से वेतन आपको मिल रहा है किसी भी तरह से, चाहे भारत सरकार से खजाने से मिले वेतन या राज्य सरकार के खजाने से वेतन मिल रहा है तो माना जाएगा वो लाभ का पद। राष्ट्रपति संसद सांसद है या राज्य विधानसभा से विधायक है, यदि इन दोनों पद पे है तो निर्वाचन तिथि से उस स्थान को रिक्त मान लिया जाएगा। निर्वाचन तिथि से वो पद खाली मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई दूसरा पद धारण नहीं कर सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित बताया गया है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। बताइए कितनी बार बन सकता है राष्ट्रपति? कितनी बार भी सर? अनलिमिटेड अनलिमिटेड है, अधिकतम जितनी बार चाहो उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इस मामले में या पुनर्निर्वाचन के मामले में भारतीय संविधान मौन है। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो वहाँ पे एक लाइन दी रहती है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मामले में भारतीय संविधान पूरी तरह से मौन है।
नहीं, यानी वो लिमिट भी नहीं लगा रहा है, अनलिमिटेड भी नहीं कर रहा है। तो ये मान लिया गया कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। और इस तरह भारत में एक व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे रह चुके। है ना, बिल्कुल। इनको कब चुना गया था पहली बार? संविधान सभा के द्वारा, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 तो संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया था। 2 महिलाएं भी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। यस सर। पहली महिला प्रतिभा पाटिल सिंह पाटिल और दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन चुकी है। वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति भी हैं। वहीं पे बता दीजिए पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर के दिन को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 2015 से। लेकिन 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी आ भी रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले भारत में आप जानते हैं राष्ट्रपति अनलिमिटेड अधिकतम जितनी बार चाहे तो बन सकता है। अमेरिका का बताइए कितनी बार? केवल 2 बार। 2 बार ही अमेरिका में राष्ट्रपति बना सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्षों का होता है, जबकि भारत में 5 वर्षों का होता है। भारत में 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। ये अनुच्छेद 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के सदस्य, पहले नंबर से संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सांसद या सदस्य। संसद के दोनों सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। फिर इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ विधानसभा का भी प्रावधान किया गया है। पहले नंबर पे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा को शामिल किया गया था। तो बताएंगे दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को कब शामिल किया गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में? 70वें संविधान संशोधन 1992। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और जम्मू कश्मीर के 2019 प्रदेश की विधानसभा को कब शामिल किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भी शामिल किया गया। इस तरह आप समझ गए हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। उन तीनों विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायकों को शामिल किया जाता है। मनोनीत सदस्य किसी भी तरह से शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और विधान परिषद के सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला बताएंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति या निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का एक प्रकार होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम लोग इसके वोट में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो एक प्रकार है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें जो वोट दिए जाते हैं वो प्राथमिकता क्रम में दिए जाते हैं। जितने उम्मीदवार चुनाव में होंगे उन सभी उम्मीदवारों को एक एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन प्राथमिकता क्रम में वोट देंगे। मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो एक को प्रथम वरीयता देंगे, एक को दूसरी वरीयता देंगे और एक को तीसरी वरीयता। इसी तरह जब वोट की गिनती होगी तो वरीयता क्रम ही गिनी जाएंगे। और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया है कि कम से कम इतने वोट चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है। कोटा 50+1 50% +1 आधे से एक अधिक वोट चाहिए। जब वोट की गिनती होगी तो पहले नंबर पे प्रथम वरीयता के वोट गिने जाएंगे। यदि किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट मिलते हैं तो उम्मीदवार विजेता घोषित हो जाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता में 50% से अधिक वोट नहीं है, तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलेंगे उनके वोट को बाकी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। अंत में आप देखें कि 2 ही उम्मीदवार बचेंगे, 2 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला होगा और किसी न किसी उम्मीदवार को आधे से अधिक वोट मिल जाएंगे। राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल से संबंधित बताया गया है। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपने पद को धारण करेगा? 5 वर्ष तक। कार्यकाल कहाँ से शुरू होगा? पद ग्रहण की तारीख से। पद ग्रहण कहाँ से होगा? जब अपने पद की शपथ ले ले, वहां से प्रारंभ होगा। यदि राष्ट्रपति चाहे मान लीजिए 5 वर्ष से पहले उसे त्याग पत्र देना है तो किस व्यक्ति को अपने पद का त्याग पत्र देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देगा त्याग पत्र। उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना किस व्यक्ति को देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को देगा इस बात की सूचना, क्योंकि आप जानते संसद का गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति ऑलरेडी त्याग पत्र दे रहा, मतलब इस बात की सूचना है उसे। फिर अपने होशो आवास में देगा भैया त्याग पत्र। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे रहा, मतलब इस बात की सूचना उपराष्ट्रपति को भी हो जाएगी जब त्याग पत्र उसके पास जाएगा। अब कौन बच रहा है जिसको इस बात की जानकारी नहीं है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की? लोकसभा अध्यक्ष। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष को भी जानकारी देना अनिवार्य होता है, लेकिन ये जानकारी देगा उपराष्ट्रपति। और ये ध्यान रखिएगा कब तक अपने पद पे रहेंगे। यदि मान लीजिए 5 वर्ष हो गया है पद ग्रहण की तारीख से, तब तक अपने पद पे रहेंगे जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा, शपथ नहीं ले लेगा, तब तक वो अपने पद पे रहेंगे। 5 साल से ज्यादा भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले हटाया भी जा सकता है। इस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर। महाभियोग की प्रक्रिया केवल एक ही आधार पे राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व किस व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उनके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। और शपथ लेके किस बात की लेते हैं? पहले नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है
श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा। दूसरा शपथ है संविधान और विधि का परिरक्षण। तीसरी शपथ लेते हैं उसी में भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा। इस बात की शपथ लेते हैं। आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यस सर। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। और तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। तो शपथ वहाँ पे देखिए लोकसभा अध्यक्ष वगैरह के शपथ का है, मंत्रियों के शपथ का उल्लेख है, बहुत सारे अधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। लेकिन 3 व्यक्ति हैं जिनके शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। इनके शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद बनाए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति के लिए शपथ है अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति के लिए है अनुच्छेद 69 और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है 159। इन 3 व्यक्तियों के लिए शपथ अलग से उल्लेख है, इनका अनुच्छेद तीसरी अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते से संबंधित है अनुच्छेद 59। बताइएगा संसद जो वेतन होता है राष्ट्रपति का, तो संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति का वेतन निश्चित करती है संसद। और राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। वर्तमान में बताइए भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? 5 लाख प्रतिमाह। 5 लाख रुपए प्रतिमाह। और ये वेतन और बाकी जो सुविधाएं दी जाती है राष्ट्रपति को, तो कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह से कटौती या कमी नहीं की जा सकती। फिर बताएंगे राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक ही आधार पे लगाया जा सकता है, एक ही आरोप पे, संविधान के अतिक्रमण या संविधान के उल्लंघन के आधार पर। वायलेशन, जब संविधान का उल्लंघन करेगा राष्ट्रपति, यानी जब संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, मनमानी करने लगेगा, तब माना जाएगा कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को इस बात की सूचना 14 दिन पहले होनी चाहिए। और उस 14 दिन पहले की सूचना में जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए पहले। फिर राष्ट्रपति को जब 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी कि इस सदन में आपके खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ होगी, महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, तो उसी सदन के द्वारा 2 तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। और आरोप लगा के दूसरे सदन में जानकारी भेजी जाएगी। दूसरे सदन में जब जाएगा आपको उन आरोपों की जांच करेगा दूसरा सदन। जो राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करेगा दूसरा सदन। लेकिन राष्ट्रपति को अपना बचाव का मौका देने होगा। राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने किसी वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है, अपना बचाव पक्ष रख सकता है राष्ट्रपति। यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं आरोपों को सही पाता है और दूसरा सदन भी 2 तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, मतलब उस दिन से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। आज तक अभी किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं, तो अनुच्छेद 71 में बताया गया कि उनकी सुनवाई कहाँ पे होगी। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद है या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद है,
तो अनुच्छेद 71 के अनुसार उनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में में ही हो सकती है, हाई कोर्ट में प्रारंभ नहीं की जाएगी। लेकिन सांसद और विधायक के चुनाव में कोई विवाद होता है, उनकी सुनवाई संबंधित हाई कोर्ट में होगी। लेकिन यदि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और चुनाव को मान लीजिए इनवैलिड घोषित कर दिया गया, अवैध, क्या पूर्व में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए जितने कार्य क्या वो अवैध माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे? क्या प्रभाव पड़ेगा उन कार्यों पर? उन कार्यों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कहाँ कोई कार्य कर रहा है, वो तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार ही कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन